हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस समय चल रही है एग्ज़ाम, और लास्ट मोमेंट पे तैयारी कैसे करें अपने सिलेबस की, उसके बारे में मैं आपको वीडियोस ला रहा हूं। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूं ये आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो अप्लाइड बॉटनी है, मेजर फर्स्ट का जो अप्लाइड बॉटनी जो पेपर है उसका मैं यूनिट 3 लेके आया हूँ, ताकि आप जो है इससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें बहुत ही कम समय में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इतना टाइम नहीं बचा है, एग्ज़ाम लगभग चालू है हर यूनिवर्सिटी में। तो आपकी हो सकता है किसी की 2 दिन में एग्ज़ाम हो, किसी की 3 दिन में एग्ज़ाम हो। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में सिलेबस जो है पूरा तो कवर नहीं हो सकता, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते हैं, या फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट में समझ सकते हैं, जिससे कि हमको आइडिया हो जाए कि आखिर ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उससे जो है हम अच्छे मार्क स्कोर कर पाते हैं। तो इसमें जो आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जो है ये काय के बारे में है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। आपकी ये जो थर्ड यूनिट है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसमें ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? इसका जो पहला पार्ट है वो है आपका एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि प्राचीन कृषि पद्धतियाँ। तो प्राचीन समय में जो है किस तरीके से कृषि की जाती थी उसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आधुनिक कृषि पद्धतियाँ पढ़नी रहेगी, मतलब कि जो नए आधुनिक युग में जो है कौन कौन सी कृषि की जो पद्धति थी उनके बारे में पढ़ना रहेगा। जैसे कि आपको पॉली हाउस के बारे में पढ़ना रहेगा, ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको हाइड्रोफोनिक्स के बारे में पढ़ना रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में, और टेरेस फार्मिंग वगैरह के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर आपका जो तीसरा पार्ट इसका रहेगा थर्ड यूनिट का, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और ब्रीफ टेक्निक इसकी पढ़नी रहेगी। फिर फोर्थ पार्ट जो है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का पूरा डेफिनेशन और क्या रोल है उसका ह्यूमन वेलफेयर में, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसका अगला पार्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन देनी है, ब्रांचेस बतानी है और रोल बताना है ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या है। और है सिल्वीकल्चर, इसका भी डेफिनेशन और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको स्टडी करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब पढ़ना तो बहुत कुछ है, पर ये एक एक टॉपिक ही एक एक क्लास के लिए है। पर अब हम लास्ट मोमेंट पे कैसे तैयारी करें, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स समझा देता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो पहले तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन की बात की जाए, एग्रीकल्चर के कृषि के इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो कृषि जो है आप जानते हैं कि मानव द्वारा कृषि या फसलों को उगाने का कार्य तो उसी समय से प्रारंभ हो गया था जब वो एक वन्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब वनों में रहता था व्यक्ति, तब से ही जो है उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अनुकूल वातावरण में तथा अनुकूल स्थलों में स्थिर रूप से एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि उनको जो एरिया सूटेबल लगता था हर तरह से, उस एरिया में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। और जो प्रारंभिक काल था उस समय तो मानव जो था वो जंगली पौधे के फलों, बीजों, जड़ों का उपयोग अपने भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था। और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, इन पौधों को भूमि में उगाकर खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो वन्य जीवन से पौधों की फार्मिंग या कृषि का विकास अत्यंत धीमा था। धीरे धीरे प्राचीन मानव ने भूमि की जुताई के साधन विकसित किए। ऐसा माना जाता है कि विश्व में कृषि कार्य का आरंभ सर्वप्रथम एशिया में ही हुआ था, और मध्य पूर्व एशिया को कृषि का जन्मदाता भी माना जाता है। तो इज़राइल, जॉर्डन, इराक, ईरान के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत भी आते हैं। तो इस क्षेत्र में गेहूं एवं जौ की जंगली किस्में मिली है। फसल, खाद्य फसलों की खेती का प्रमुख कारण ये है कि इनके दानों को लंबी अवधि तक संभाल कर रखा जा सकता है। तो जो खाद्य फसलें रहती है, जैसा कि आप जानते हैं गेहूं वगैरह है, तो इन इनकी जो दाने हैं गेहूं के, इनको काफ़ी समय तक अपन जो है स्टोर करके रख सकते हैं।
तो इस वजह से जो है इनकी खेती करने के बारे में पुराने लोगों ने सोचा। खाद्य फसलों की खेती का प्रमुख कारण ये है कि इनके दानों को लंबी अवधि तक संभाल कर रखा जा सकता है एवं फसलों की उपज के कारण मनुष्य ने एक स्थान पर टिक के परिवार के रूप में रहना भी फिर प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से जो है पुराने टाइम पे कृषि जो है वो स्टार्ट हुआ था। फिर अलग अलग सभ्यताएं आई सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद में वैदिक काल आया, फिर मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ था। इसे अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके के उनने संसाधन इकट्ठे करे और खेती स्टार्ट करी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग इसमें जो खेती हुई थी, तो अपन नॉर्मली जो अपन बात करें अगर कि जनरल एग्रीकल्चर जो होता है, वो तो आप लोग जानते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर की अगर बात करें, सामान्य कृषि की बात करें, तो वो कैसे होता है कि सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी की जुताई करी जाती है, उसको समतल किया जाता है। ठीक है, जुताई करने के बाद में समतल और खाद तैयार किया जाता है। फिर जुताई के बाद में फिर जो है उसमें फिर बुआई करते हैं। फिर बुआई के बाद में फिर उसमें खाद डाला जाता है, सिंचाई की जाती है। ये सब प्रोसेस जो है अपन जो नॉर्मली आप लोग के यहाँ खेती होगी तो आप जानते होंगे कि ये वाला जो तरीका है खेती करने का, तो ये तरीका तो मतलब ऐसा है कि ये नॉर्मली सभी लोग जो है यूज करते हैं, आए हैं पुराने समय से। तो आपको अगर पूछा जाए कि पुराने टाइम पे किस तरीके से खेती होती थी, तो आप उसमें ये चीज लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो खेती करने का जो तरीका है वो आप इसमें लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग कालों में कैसे हुई थी वो इतना जरूरी नहीं है जितना कि जरूरी है कि आपको नॉर्मल खेती कैसे होती है उसके बारे में जानना। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट में आपको यही चीज लिखनी है कि आपको नॉर्मल खेती कैसे होती है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो अगला जो चीज आएगी वो मेन चीज है, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो आधुनिक कृषि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक युग में कौन कौन से तरीके से कृषि की जाती है। तो आपको जैसे कि इसमें दे रखा है, आपके सिलेबस में ही दे रखा है, हमने बता रखे तरीके कि इन इन तरीकों को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये तरीके क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तरीका तो क्या है इसका, पॉली हाउस। तो पॉली हाउस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉली हाउस क्या होता है, पॉली हाउस जो रहता है ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस ही होता है। तो पर इसमें अंतर क्या रहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉली हाउस लोहे के पाइप और पॉलीथीन से तैयार हुआ एक ऐसा घर होता है जिनमें फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। तो पॉली हाउस में क्या किया जाता है, ये पाइप और पॉलीथीन से बना हुआ होता है। देखिए मैं आपको एक फोटो बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये पॉली हाउस है। तो ये पॉली हाउस जो है ये कैसा है, ये लोहे के पाइप और पॉलीथीन से तैयार किया हुआ है और एक ऐसा घर होता है जिनमें फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। और इस पॉली हाउस में किसान खेती बाड़ी से जुड़े सभी काम कर सकता है। और अनुकूल वातावरण होने के कारण पॉली हाउस जो रहता है उसमें उत्पादकता खुले खेत की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। तो ये जो पॉली हाउस रहता है इसमें जो है उत्पादन काफी अच्छी तरह से होता है। पॉली हाउस में अधिक मूल्य वाली फसलों को लगाना काफी अच्छा होता है क्योंकि अधिक मूल्य होने की से किसानों को इससे अधिक लाभ कमाने का मौका मिलता है। तो मतलब कि जो फसलें का अच्छा भाव मिलता है वो पॉली हाउस में लगा सकते हैं वो। तो क्योंकि पॉली हाउस क्या करता है कि ये मतलब हर तरह का अनुकूल वातावरण जो है पौधे को देता है और जिससे कि पौधा जो है अच्छे तरीके से परिपक्व हो पाता है। अब ये पॉली हाउस जो रहता है ये ऐसी तकनीक है जिसमें किसान बेमौसम फसल लगा सकता है और इसमें किसानों को मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस तकनीक को अपनाकर किसान साल भर सब्जियों का उत्पादन, पुष्प का उत्पादन, पौधारोपण आदि की खेती कर सकता है। अब किसानों को पहले जहाँ बेमौसम फसल उगाने के लिए एक उचित मौसम का इंतजार करना होता था। पहले क्या होता था कि एक मौसम
कि अब अलग अलग पौधे अलग अलग मौसम में लगते थे, तो अलग अलग फसल अलग अलग मौसम में लगती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि किसान को बाहर जो नेचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जो प्राकृतिक वातावरण रहता था उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था कि वो जब वातावरण उसके अनुकूल होगा तभी वो उस तरीके के पौधे को लगा सकता था। पर पॉली हाउस की वजह से जो है वो किसी भी मौसम में कोई सी भी फसल उगाने में सक्षम हो गया है। तो पॉली हाउस में अधिक मूल्य वाली फसलों जैसे बेमौसम सब्जी, टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, चेरी, टमाटर, खीरा और बहुत सारे बेमौसमी सब्जी उगाई जा सकती है। इसके अलावा फूल जैसे कि गुलदाउदी, उसके बाद में गुलाब है, उसके बाद में ऑर्किड वगैरह है, ऐसे फूलों को भी उगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आपने स्ट्रक्चर तो मैंने अभी आपको दिखा दी कि मतलब पॉली हाउस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो तो आपने देख ली, आप उसको उसके बारे में तो लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो पॉली हाउस जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, लकड़ी से बना हुआ पॉली हाउस भी हो सकता है और लोहे की पाइप से बना हुआ भी हो सकता है। तो लकड़ी वाला जो रहता है, इस पॉली हाउस को तैयार करने में लकड़ी की जरूरत नहीं होती, इसे बांस या लकड़ी की मदद से तैयार किया है, मतलब कि बांस की जो लकड़ी रहती है उससे इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि सहारा लेकर के बांस की लकड़ियों का, तो ये पॉली हाउस जो है बन सकता है। और काफी कम उपकरणों का इस्तेमाल भी होता है और वातावरण भी इसमें जो है नियंत्रित हो जाता है। उसी तरीके से लोहे के पाइप से भी निर्मित हो सकते हैं कि मतलब लकड़ी निर्मित पॉली हाउस की तुलना में लोहे के पाइप के पॉली हाउस बनाने पर इसमें काफी ज्यादा खर्च आता है। इसमें पॉली हाउस का संपूर्ण ढांचा जो रहता है वो लोहे का रहता है। तो वही जैसे कि आप टेंट लगाते हो, आपने देखा होगा टेंट कैसे लगाते हैं, तो वो टेंट लगाने के लिए क्या लोहे के एंगल खड़े करते हैं, इसी तरीके से जो पॉली हाउस रहता है वो पूरा नीचे तक रहता है, पूरा ऊपर से नीचे तक पॉलीथीन का बना हुआ रहता है। लकड़ी के एंगल के तौर पे लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एंगल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉली हाउस का फायदा क्या होता है? पॉली हाउस का फायदा ये होता है कि इसमें पूरे वर्ष भर अपन सब्जी का उत्पादन, पुष्प का उत्पादन, पौधारोपण आदि कर सकते हैं। उसके बाद में पॉली हाउस में जो है फसलों को तेज हवा, पानी, अत्यधिक कम या अधिक तापमान, ओला, कोहरा, इन सब चीजों से बचा सकते हैं। और फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े और रोग के प्रकोप को भी पॉली हाउस में खेती करने पर कम होता है। पॉली हाउस में किसी भी मौसम में फसलें, सब्जियों एवं फूलों को अपन लगा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को आसानी से लगाया जा सकता है, जिनकी बाजार में मांग और कीमत दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बहुत अधिक होती है। पॉली हाउस तकनीक कम भूमि वाले किसानों के लिए कम भूमि में अधिक उपज को लेकर अच्छे मुनाफा और कीमत कमाने का एक अच्छा जरिया है। उसके बाद मान लीजिए किसी के पास कम भूमि है तो वो जो है उस कम भूमि में ही जो है पॉली हाउस वगैरह लगा के जो महंगी बिकती हो सब्जियां जो है वो बेच सकता है। पॉली हाउस के निर्माण करने में ज्यादा खर्च होता है, परंतु बेमौसम सब्जियों को लगाने में बाजार में अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। उसके बाद में पॉली हाउस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसकी सांद्रता भी अधिक रहती है, जिससे फसलों की उत्पादकता खुले खेत की तुलना में अधिक होती है। अब ये तो हुए इसके एडवांटेजेस, इसके फायदे, लाभ। पॉली हाउस के कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन भी कह सकते हैं। तो इसकी लागत काफ़ी होती है जो किसान के लिए संभव नहीं हो पाती है। और उसके बाद में अत्यधिक देखभाल की और सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में पॉली हाउस फार्मिंग के लिए तकनीक का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी दैनिक प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षित सुपरवाइजर और मजदूर की आवश्यकता होती है, मतलब कि अंदर कैसे क्या मैनेजमेंट करना है वहाँ पे, तो उसके लिए जो है आपको तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। उसके बाद में पॉली हाउस जो है वो रासायनिक उर्वरकों पे अधिक निर्भर होती है, अतः इसे जैविक खेती करना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें जैविक खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पॉली हाउस। अब पॉली हाउस के बाद में आता है आपका ड्रिप इरिगेशन।
अब ड्रिप इरिगेशन में का मतलब क्या होता है, इसको हम बूंद सिंचाई योजना या ड्रिप मतलब कि टपकना, तो सिंचाई की ये विधि में क्या होता है, जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसल के सीधे जड़ों में एक छोटे व्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई विधि का विकास एवं उपयोग सबसे पहले इजराइल में हुआ, जिसका प्रयोग आज दुनिया के अनेक देशों में हो रहा है। और इस विधि में जल का उपयोग अल्पव्ययी तरीके से होता है, मतलब कि ऐसे जो अपन खेतों में डायरेक्ट जो पानी देते हैं तो उसमें क्या होता है, आधा पानी तो जमीन ही सोख जाती है, जहाँ पे फसल नहीं रहती आसपास के एरिया में भी जो है पानी सोख जाती है, जिससे तो। और ये वाली जो विधि है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो जड़ है उसमें ही बूंद बूंद करके पानी को छोड़ा जाता है, इसलिए इसको ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। अब ये जो आपका ड्रिप इरिगेशन है, तो ये क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये जो इसमें क्या होता है, पाइप वगैरह लगे रहते हैं पूरे खेत पे, और वो पाइप जो रहते हैं उनमें इस तरीके के वाल्व लगे रहते हैं कि वो जो है एक एक बूंद पानी जो है पूरे खेत में जो पौधे लग रहे हैं उनकी जड़ों में जो है छोड़ते हैं। तो ये काम कैसे करती है कि पानी और पोषक तत्वों को ड्रिपर लाइन नामक पाइपों में पूरे खेत में पहुंचाया जाता है। छोटी इकाइयों को ड्रिपर के रूप में जाना जाता है। तो मतलब कि जो पतले पतले पाइप लगे रहते हैं और उन पाइप के थ्रू जो है पानी की सप्लाई होती है पूरे खेत में, जो पौधा है उसकी जड़ों में। तो अब वो क्या है, जहाँ पानी पानी की जगह उसमें चाहे तो वो बीच बीच में जो है उर्वरक भी जो है डाल सकते हैं पानी में मिला के, तो वो भी बूंद बूंद करके सारे उसमें फैल जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पानी और पोषक तत्वों का एक समान अनुप्रयोग सीधे पूरे खेत के प्रत्येक पौधे की जड़ में पहुंच जाता है। तो मतलब कि ऐसे अगर अपन सिंचाई करते हैं तो सारे खेत के जितने भी पौधे हैं उन सबकी जड़ों में जो है पोषक तत्व भी पानी के साथ में पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का रहता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस टाइप का रहता है, पौधे रहते हैं, इन पौधों की यहाँ पे पाइपलाइन लगी रहती है और ये सीधे उसकी जड़ों में जो है पानी पहुँचाते हैं। और इसमें अगर पोषक वो अगर आप जो है रासायनिक खाद या कोई सी खाद उसमें मिला के डालते हैं तो वो भी वहाँ तक पहुँच जाता है पानी के साथ में। अब इसके जो फायदे हैं वो क्या क्या है, फायदे तो ये हैं कि पौधों की जड़ों में सीधा नियमित पानी पहुँच जाता है। फिर वो केवल पौधों की जड़ों के आसपास ही पानी दिया जाता है, बाकी इसकी ज़मीन सूखी रहती है। इसके कारण जो है सूखी ज़मीन में फिर खरपतवार नहीं उग पाती है। उसके बाद में यदि सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो जल अनुप्रयोग दक्षता अधिक होती है, मतलब पानी का जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। अनियमित आकार के खेतों में भी आसानी से समायोजित हो जाता है। उसके बाद में ये जो जड़ क्षेत्र के भीतर की नमी को खेत की क्षमता पर बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद में सिंचाई की आवृत्ति में मिट्टी का प्रकार कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में मिट्टी का कटाव भी कम होता है, इसका फायदा बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में श्रम भी इसमें कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है। बस बटन दबाया जिससे कि पानी सब जो है उनकी जड़ों में पहुंच जाता है। उसके बाद में पानी के साथ में अलग से खाद या कीटनाशक का वो जो है आपको नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही उसमें पहुंच जाता है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स होते हैं किसी चीज़ के, तो डीमेरिट भी होते हैं। क्या डीमेरिट है कि प्रारंभिक लागत ओवरहेड सिस्टम से अधिक हो सकती है। तो मतलब स्टार्टिंग में
जो है खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा छिद्रों को रुकने का भय रहता है, मतलब कि साफ पानी रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि जो अगर उसमें कुछ कचरा वचरा या हो तो वो पाइपलाइन जो है वो चौक भी हो सकती है। मिट्टी की सामग्री और खाद्य फसलों को प्रभावित करने वाले प्लास्टिक के क्षरण का जोखिम बना रहता है। तो मतलब कि हो सकता है कि कुछ मिट्टी की बीच बीच में कुछ पाइप टूट के गिर गया या कुछ ऐसा, तो ये इतना ज़्यादा वैसा होता नहीं है, पर ये भी अगर डीमेरिट की बात करेंगे तो हमें ये डीमेरिट देना ही पड़ेगा। उसके बाद में यदि हर्बिसाइड या टॉप ड्रेस्ड उर्वरकों को सक्रिय करने के लिए छिड़काव सिंचाई की आवश्यकता है तो ड्रिप इरिगेशन असंतोषजनक हो सकती है। मतलब कि अगर हर्बिसाइड या और कोई से उर्वरक को अपने को सक्रिय तौर पे छिड़काव करना है, ज़्यादा छिड़काव करना है, तो वो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे पौधे पे वो नहीं छिड़काव हो पाता है, वो जो है केवल उसकी जड़ों में ही छिड़काव कर पाता है। तो अगर ये प्रणाली को ठीक से उपयोग नहीं करा तो पानी, समय और फसल दोनों तीनों की चीज़ों की जो है बर्बादी होती है। तो अपना अगला टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे पहुँच गए थे अपन। अगला टॉपिक है हाइड्रोफोनिक्स। अब हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जल संवर्धन भी अपन कह सकते हैं। कि ये जो टेक्निक रहती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें पानी या बालू या कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु के बिना जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मतलब कि आप जो ये हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, बिना मिट्टी के पौधों को उगाते हैं। अब बिना मिट्टी के पौधों को कैसे उगाते हैं, तो इस तकनीक में क्या होता है कि जो एक कंटेनर जिसमें पौधे को लगाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो है एक ट्यूब लगाई जाती है जो पानी में एयर जो है इधर से उधर लाने ले जाने का कार्य करती है, और साथ में आपका जो एक फनल लगाई जाती है जिससे कि जो है पौधे को हम सब प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करते हैं। तो जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जा सकता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। तो पौधों को मृदा रहित संवर्धन माध्यम जैसे कि सॉइललेस कल्चर में संवर्धन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों का पता लगाने के लिए विलयन संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पौधों को भूमि में लगाने की बजाय सॉल्यूशन में लगाया जाता है। तो मतलब कि सॉल्यूशन में घोल में इसको लगाया जाता है। और ये जो आवश्यक खनिज तत्व का घोल रहता है, ये सभी तरीके के खनिज तत्व जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वो सारे खनिज तत्व इसमें मिलाए जाते हैं। तो अगर बात करें हम कि विलयन जो रहता है वो कैसा बनाया जाता है, तो इस विधि में क्या है, पौधे को खनिज तत्व के ऐसे विलयन में उगाया जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व रहते हैं। तो हम बात करते हैं क्या क्या मिलाया जाता है, तो इस प्रकार इसमें जो है सभी प्रकार के पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। उसके बाद में इसमें आपको जो जो टाइप्स की अगर बात की जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो जो आपका हाइड्रोपोनिक्स जो है ये एक तो होता है बालू संवर्धन विधि के द्वारा, और एक होता है इसका तरल संवर्धन विधि के द्वारा। तो बालू संवर्धन विधि क्या होती है और तरल संवर्धन विधि क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बालू संवर्धन की विधि की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो बालू संवर्धन जो विधि रहती है, इस विधि में क्या होता है कि विभिन्न तत्वों की पौधों के लिए अनिवार्यता का निर्धारण करने के लिए पौधे को बालू में उगाया जाता है। अब क्या होता है, बालू में पौधे को उगा लिया जाता है,
तो इसके लिए पहले बालू को पानी से अच्छी तरह धो लिया जाता है और उस जिससे उसमें उपस्थित सभी जो विलयशील पदार्थ निकल जाते हैं और इस प्रकार जो उपचारित बालू पूर्ण रूप से खनिज तत्वों से रहित होती है। अब इसको अपन गमलों में भर देते हैं और इस बालू में पौधे उगाए जाते हैं। इस प्रयोग में एक पौधे को संपूर्ण पोषक विलयन दिया जाता है और इस पौधे को कंट्रोल प्लांट भी कहते हैं। जब अन्य पौधों को न्यूट्रीकृत पोषक विलयन दिया जाता है जिसमें एक खनिज तत्व के लवण की अनुपस्थिति होती है, तो इन पौधों की वृद्धि अथवा उनमें उत्पन्न विकार को देखकर तत्व की अनिवार्यता का ज्ञात किया जा सकता है। अब बालू संवर्धन प्रयोग में विलयन संवर्धन प्रयोग की अपेक्षा दो लाभ हैं। एक तो लाभ ये है कि पौधों की जड़ों को फैलने के लिए काफी स्थान प्राप्त हो जाता है, फिर जड़ों को ऑक्सीजन काफी मात्रा में मिलती रहती है और इसमें कुछ कमी रहती है कि बालू की जल धारण क्षमता बहुत कम है, इसलिए इसे दिन में कई बार अपने को बालू में पानी डालना पड़ता है। बालू में माध्यम के पीएच को नियंत्रित करना मुश्किल होता है और बालू गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है तथा जाड़ों में बहुत ठंडी हो जाती है जिससे पौधे की जड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आजकल अधिकतर वैज्ञानिक बालू के स्थान पे अन्य माध्यम में जो है ये इस तरीके से जो खेती करते हैं। तो ये तो हुआ काय का बालू संवर्धन के बारे में हुआ। और एक जो संवर्धन होता है वो काय का होता है, वो होता है आपका तरल संवर्धन। अब तरल संवर्धन में क्या हुआ, तरल संवर्धन वही कि पानी में जो है पौधे को लगा दिया जाता है और बाद में उसको जो है अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व ऊपर से मिलाए जाते हैं जिससे कि जो है पौधा जो है वो अच्छी अपनी ग्रोथ करवा सके। तो ये मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होता है हाइड्रोपोनिक्स का एग्जाम्पल है कि जैसे ये पौधा जो है पानी में ही लगा दिया गया है और इसमें जो है इस तरीके की एक एयरेटिंग ट्यूब रहती है और एक फनल रहता है जिससे कि इसमें पोषक तत्व जो है डाले जाते हैं। तो ये तरीका है। उसके बाद में एक होता है अगला तरीका जो है वो आपका देखते हैं कौन सा तरीका आ रहा है आपका अगला, वो आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर क्या करता है, कैसा होता है, तो कृषि के विकास के ने कई महत्वपूर्ण जो चरणों का अनुभव किया है जिसमें आदिम कृषि, पारंपरिक कृषि, आधुनिक कृषि ये सब चीजें हैं। तो अब आज के समय में कृषि केवल फसल उत्पादन या पशुधन खेती और संबंधित गतिविधियों के बारे में ही नहीं है, कृषि को प्रभावित करने वाले पर्यावरण परिस्थिति चुनौतियों को जन्म देती है। इसलिए किसी भी तरीके की कृषि गतिविधि के लिए एक आधुनिक और वैज्ञानिक विचारधारा होनी चाहिए। तो जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की जरूरत है और यही वो वजह है कि जहाँ आधुनिक तकनीक बचाव के लिए आती है। तो कंप्यूटर और उनके अनुप्रयोगों ने कृषि सहित अधिकांश पारंपरिक व्यवसायों को रूपांतरित कर दिया। तो अब क्या हुआ, देखिए कंप्यूटरीकृत कृषि में क्या हुआ कि ऐसे सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर ने के द्वारा बनाए गए हैं जो कि मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी कर देते हैं कि जो है आगे जो है बहुत तेज बारिश आने वाली है, कि पानी नहीं बरसेगा, ये सब चीजें जो है अपने को मौसम विभाग की जो जानकारी वो कंप्यूटर के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि कृषि के विकास में कंप्यूटर की ये भूमिका भी होती है। उसके बाद में जो पूरा कंप्यूटर पे अपन डाटा निकाल सकते हैं कि इतने बीघा जमीन है तो उस जमीन में इतनी फसल बोई तो कितना अपने को मिला। तो ये सब चीजें भी जो है आप पूरा डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेट के थ्रू जो है किसान एक दूसरे से जुड़ करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहीं पे मतलब कुछ फसल से को किस फसल एग्रीकल्चर में कोई सी अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही होती तो वो उसका ज्ञान भी जो है ऑनलाइन नेट पे जो है निकाल सकते हैं या फिर किसी से जुड़ के जो है ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में
तो ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मदद से ही हो पा रहा है। उसके बाद में तो ये आपका इसमें आएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर में। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक था वो है आपका टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है कि भाई टेरेस फार्मिंग क्या होता है। तो नाम से मालूम पड़ रहा है टेरेस। तो टेरेस मतलब कि कौन सी जगह होती है कि टेरेस फार्मिंग या टेरेस कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें जो पहाड़ी स्थानों में सीढ़ीनुमा स्थान या फिर टेरेस बनाकर तथा घर की छतों या बालकनी में ये फार्मिंग की जाती है। तो सीढ़ीदार खेत, पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेश में ढलाव वाली जमीन रहती है। फिर कृषि के उद्देश्य से विकसित करना चाहते हैं तो उन इलाकों में क्या है कि आपको छोटे छोटे खेतों में को विकसित करते हैं और मृदा को अपरदन से बचाने की मतलब कि पानी को मिट्टी को पानी के साथ बहने से रोका भी जाता है और जो है वो फसलें जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि धान आदि का प्रभावी रूप से उगाया जा सकता है ऐसी जगहों पे। और टेरेस फार्मिंग मतलब कि मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ शायद आपको उससे और अच्छे से समझ में आया कि छतों पे भी की जा सकती है। जो बड़ी बड़ी रूफ रहती है बालकनी रहती है उसमें भी जो है टेरेस फार्मिंग हो सकती है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि इसमें ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है इसकी छत पे जो है ये फार्मिंग की जा रही है। मतलब कि ज़्यादातर सब्जीदार पौधे या फूलों वाले पौधे जो है वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं जिससे कि क्या है कि छत पे ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ता है और वो जो है वहाँ पे अच्छे से पौधे लग जाते हैं। उसके बाद में जो ढलावदार स्थान है वहाँ पे आप मतलब कि क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे उसको कंक्रीट का बना के और उसको वहाँ पे भी खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके की खेती टेरेस फार्मिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद है आपका जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती ऐसी खेती होती है कि जो क्या करती है कि रासायनिक उर्वरकों का यूज नहीं करती है। उसकी जगह क्या यूज करती है? कार्बनिक खादों का और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके जो है खेती की जाती है उसको जो है जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती का दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर तैयार किया था जो वोकेशनल सब्जेक्ट में जैविक खेती जिन्होंने लिया हुआ है या जिन्होंने जैविक खेती नहीं भी लिया हुआ है तो इसका जो एक पार्ट है जैविक खेती वाला इसका मैं वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप उसके द्वारा जो है उस वीडियो को देख करके जैविक खेती के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर है आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर तैयार करा है। तो मैं हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दोनों का तो मैं आपको जो है आपके जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा इस वीडियो का उसमें मैं दोनों की लिंक आपको शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में समझ लेंगे। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? बागवानी होता है हॉर्टिकल्चर का मतलब। तो इसमें आप फलों की फूलों की उसके बाद में सब्जियों की खेती के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आप उन ये दोनों टॉपिक उसमें से पढ़ेंगे काफ़ी अच्छी डिटेलिंग में है तो आपको फ़ायदा होगा उससे। उसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक है वो है फॉरेस्ट्री या वानिकी। तो वानिकी में जो है क्या रहेगा? वानिकी में आपको क्या पढ़ना रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो वानिकी की अगर बात की जाए तो वानिकी वनों के प्रबंधन की कला और विज्ञान है ताकि वन उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में निरंतर आधार पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो व्यापक अर्थों में ये मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि को संभालने के लिए है। इसमें लकड़ी के उत्पादों को इकट्ठा करना, निर्माण और मार्केटिंग एवं उपयोग शामिल है। वनों को एकल और एकाधिक उद्देश्यों के लिए प्रबंधित किया जा सकता है जिसमें वाटरशेड की सुरक्षा, लकड़ी का उत्पादन, वन्य जीव संरक्षण, धारा प्रवाह का विनियमन, मनोरंजन, इरोशन नियंत्रण और समान सौंदर्य शास्त्र शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि
आखिरकार वानिकी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ये अपना क्वेश्चन है कि वानिकी होता क्या है आखिरकार। तो वानिकी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक स्पष्ट परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि वानिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पौधों वृक्षों के विकास, संरक्षण मतलब कि उनके डेवलपमेंट, उनके कंजर्वेशन, उनके वैज्ञानिक अध्ययन, तो मतलब कि उनका साइंटिफिक स्टडी और उनका मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वानिकी वृक्षों एवं वनों से के प्रबंधन तथा मानव हित के लिए उससे संबंधित संसाधनों के प्रबंधन का विज्ञान, कला और क्रियाकलाप है। अब इसके अगर मान लीजिए अगर अपन अलग अलग ब्रांचेस की बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचेस होती है इसकी, उसके बारे में देख लेते हैं। एक होती है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री में कृषि वानिकी में को भूमि उपयोग प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ाने के लिए कृषि भूमि एवं ग्रामीण परिदृश्य पर पेड़ों और झाड़ियों को एकीकृत करती है। कृषि वानिकी रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। तो मतलब कि कृषि वानिकी मतलब कि आप जो ऐसी वनों को लगा रहे हैं कि जो कि मतलब आपको फायदा कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है, उसके बारे में है। उसके बाद में आपका जैसे सामाजिक वानिकी होता है। सामाजिक वानिकी क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि सामाजिक वानिकी पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, संरक्षण और बंजर भूमि में वनों की कटाई वाली भूमि और का वनीकरण करते हैं। मतलब कि जहाँ समाज के लिए क्या कर, समाज से रिलेटेड कार्य रहता है इसमें कि ये सब चीज़ें अपन जो है फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री में। उसके बाद में और कौन सी होती है, फार्म फॉरेस्ट्री। खेत फार्म वानिकी की एक व्यापक परिभाषा की कृषि भूमि पर कोई भी पेड़ शामिल है जो लकड़ी, तेल, टेनिन, लकड़ी का कोयला और कार्बन क्रेडिट जैसी बिक्री योग्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं। खेत खेत वानिकी लेबल का उपयोग कर अब खेतों पर देशी वन का वाणिज्यिक प्रबंधन को भी शामिल करने के लिए किया गया है। तो तो कहने का मतलब ये है वानिकी ऑल टोटल, अगर वानिकी के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फॉरेस्ट लगाने का जो मेन वानिकी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार के पौधों को अपन विकास कर सकते हैं, कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं और उनका कैसे वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, ये सब जो है वानिकी के अंतर्गत आता है। अब इनके मानव कल्याण के लिए क्या इनकी भूमिका है वनों की, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करते हैं, ईंधन हेतु लकड़ी देते हैं, पालतू मवेशी के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं, विभिन्न प्रकार की इमारती और ईंधन योग्य लकड़ी देते हैं, ग्रामीण शहरी कुटीर उद्योग का विकास होता है, मृदा अपरदन को रोकता है मतलब कि सॉइल इरोशन को रोकता है, रोजगार के अवसर और साधनों के विभिन्न प्रकार में वृद्धि होती है, व्यर्थ भूमि का विकास तथा पर्यावरण का सुरक्षा होती है, मनोरंजन हेतु सुरक्षित स्थल उपलब्ध होता है, सौंदर्यीकरण होता है। तो ये सब आपका फॉरेस्ट्री में होता है। अब आपकी बात आती है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है, वन संवर्धन कहते हैं इसको, वन संवर्धन। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वन संवर्धन कहते हैं। तो वन संवर्धन क्या होता है, वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास तथा गुणवत्तावर्धन का विज्ञान एवं कला है। तो अगर इसकी बात की जाए कि सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी मतलब क्या होता है, सिल्वी का अर्थ होता है वन और कल्चर का अर्थ होता है खेती। तो वनों की खेती, ये हम कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जिन वन क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकोप तथा यथा आग, बाढ़ आदि जैसे अथवा मानवीय गतिविधियां यथा कटान, झूम, खेती आदि के प्रभाव से वन को आंशिक या पूर्ण विनाश हुआ है, वहां वनों का पुनः विकास किया जाता है।
भूतकाल में वनों के विनाश की भरपाई करने के लिए वन्य क्षेत्र का वन्य भूमि में विकास करना होता है। उसके बाद में पर्यावरण क्षरण एवं प्रदूषण के प्रभाव से खराब हुए वनों की दशा को सुधारने का प्रयास किया जाता है। वन्य जीव जंतुओं की आवश्यकता के अनुसार संरक्षित वनों का विकास किया जाता है और वनों में ऐसे हरे भरे क्षेत्र विकसित करने या कि वन्य पर्यटकों एवं पर्यावरण प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके। ये इसके और इसके अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वनों की दशा को और गुणवत्ता को सुधार करने का काम होता है सिल्वीकल्चर में। प्राकृतिक वनों का विकास करने का काम करता है। सिल्वीकल्चर का कार्य केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां वर्तमान में वन है अथवा भूतकाल में वन हुआ करता था। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन्य क्षेत्र में वृक्षों का रोपण और देखभाल को प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है। तो मतलब कि इसका मेन कार्य क्या है, वनों को जो है इनकी स्थिति और गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इनका काम क्या है, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का है। और फॉरेस्ट्री में क्या था, फॉरेस्ट्री और इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है कि जो ये सिल्वीकल्चर रहता है ये तो मतलब कि फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो वन है, वन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़े। तो ये तो आपका सिल्वीकल्चर है। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की तो फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वनों का प्रबंधन होता है ताकि वन उत्पादों और सेवा और गुणवत्ता का की और मात्रा में निरंतर आधार पर अधिकतम उत्पादन होता है। मतलब कि फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट से होने वाले जो फायदे हैं वो उनके बारे में स्टडी करते हैं और ये सिल्वीकल्चर जो है फॉरेस्ट को लगाने में कि फॉरेस्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सिलेबस तो बहुत बड़ा है, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन हो, एक एक टॉपिक अपने आप में एक एक चैप्टर है, तो उसको इतने शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करने मुश्किल होता है, पर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये इजीली समझ में आ सके। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और सबको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।